हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 के लिए स्पेशल क्लास है ये। इसमें हम बात करेंगे पैराजंबल के बारे में। पैराजंबल अभी मैंने टॉपिक वाइज चीजें ली है। अभी हम आरसी करेंगे, पैराजंबल कर रहे हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहा, फिर उसके बाद आपका एरर के क्वेश्चन रहे, उसके बाद और भी चीजें हैं। तो ऐसे करके हम जो है वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक वाइज टॉपिक, इन चीजों को हम लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पैराजंबल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यू पैटर्न बेस्ड, आज हम इसको करने वाले हैं। एक शानदार लाइंस के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। बहुत प्यारी सी एक कोटेशन है कि खुद को आगे बढ़ाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओ, खुद को आगे बढ़ाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओ कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है आपको ये सोचने तक का समय ना मिले। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा। इस चक्कर में हम अपना नुकसान करते हैं। कभी भी इस बारे में सोचो ही मत कि कौन क्या सोच रहा है, बस अपने काम में मगन रहो, मेरा ये मानना है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, पैराजंबल का सेट 1। पहले मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात पहले मैं आपको बता दूं कि पैराजंबल यानी कि जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ये किस किस तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है। पहले तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूं, उसके बाद आपको सीखने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पैराजंबल होता है ना, बेसिकली 3 तरीके का होता है। कितना? तो 3 तरीके का होता है ये। कैसे कैसे होता है और उसके बाद इसको करने का ट्रिक क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जो हमारा पैराजंबल होता है ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें कि आपके पास ये टाइप 1, इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास ये ABCD बस दे रखा है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके का कि आपको दे दिया गया A, B, C और D। कई बार E तक भी होता है, कई बार F तक भी होता है। ठीक है, ABCDE दे दिया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। जैसे आपसे पूछ लिया गया BADCD, DBAC, ABDC, AECD, है ना, ऐसे इस टाइप का। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइप 1 में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो बहुत आसान होता है। और अगर हम पीओ की बात कर रहे हैं ना तो वहां पे इतना आसान नहीं आएगा। फिर भी बस बताना मेरा फर्ज था इसलिए बताया। दूसरा टाइप क्या होता है बाबू? टाइप 2 जो होता है इसके अंदर क्या होता है, यहां लिखता हूं। टाइप 2 जो होता है ना, इसके अंदर क्या होगा कि आपका स्टेटमेंट 1 दिया होगा और स्टेटमेंट 6 दिया होगा, उसके बीच में P, Q, R और S ये दे दिया गया है। अब स्टेटमेंट 1 आपके सामने गिवन है, स्टेटमेंट 6 आपके सामने गिवन है, जिसको आप छेड़ नहीं सकते, जो अपनी जगह पे फिक्स है, इसको आप नहीं हिला सकते। अब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 6 के बीच में जो P, Q, R, S है ना, अब आपको इसको कुछ ऐसा सेट करना है कि ये इन दोनों के बीच में फिक्स आ जाए। कैसे? अब आपके पास ऑप्शन सेम टू सेम, फिर से वही A, B, C और D ऑप्शन आ गए, जैसे QRSP, PSQR, RSPQ, QPSR, इस तरीके से आ गया। अब आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 ये दोनों फिक्स हैं, आप इसको नहीं छेड़ सकते। इसको हिलाए बिना आपको ऐसे इसको फिट करना है कि इन दोनों में सही बैठ जाए। ठीक है, ये भी आसानी होता है क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 6 दिया हुआ है और ये आपके जो क्लर्क वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में भी आता है। हालांकि अभी मैं बैंक को टारगेट करते हुए पढ़ा रहा हूं, आप लोग जानते ही हैं। फिर आता है टाइप 3 जो आपके बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे डिफिकल्ट भी यही होता है, सबसे ज्यादा। देखिए टाइप 3 में आपका क्या है कि आपके पास ABCDE, कई बार F तक भी होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है ना। कई बार होता है सिर्फ E तक ही काफी है, कई बार F या कई बार G तक भी आ गया। PO में तो ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, अब ABCDEF आ गया। अब आपके सामने जो है बेटा पूरा का पूरा स्टेटमेंट लंबा चौड़ा दे दिया गया है। अब आपको इसको फिट करना है। अब जैसे आपने इसको पूरा पेयर बनाया, ठीक है, पूरा पेयर बनाया और आपका पेयर बन गया, मान लेते हैं EABDFC, मान लो आपका ये पेयर बन गया। ठीक है, जस्ट इमेजिन। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
इनमें से बताइए सेकेंड स्टेटमेंट कौन सी है, थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है फिर। और अगर इसमें आपने एक भी गलत किया तो आपके 5 नंबर गए, इसलिए सबसे डिफिकल्ट है। अब 5 नंबर कैसे गए? मान लो कि अगर आपने बी की जगह पे डी लिख दिया तो जाहिर सी बात है कि डी की जगह पे भी बी लिखा हो या फिर शायद सी या एफ या ए लिखा हो। जरूरी थोड़ी है कि बी की जगह डी लिखा है तो डी की जगह बी ही लिखा होगा, हो सकता है और ज्यादा गलत किया हो, बी की जगह डी लिख दिया और डी की जगह पे ए लिख दिया, तो 3 गलतियां हो गई यहाँ पे। और आपका पेयर गलत है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, 6 क्वेश्चन बनेंगे इससे। और एक भी टर्म गलत हुआ तो एक का मतलब है कि कम से कम 2 तो क्वेश्चन गलत जाएंगे आपके। समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो फंसते हैं, ऐसे ही गलतियां होती है, बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कई बार। तो मैं सबसे डिफिकल्ट लेवल ही आपको करवा रहा हूं अभी यहाँ पे। और अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो मेनली जो इसका तरीका होता है, जो मैं जनरली बच्चों को सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ CAP कैप, यानी कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, है ना, आपका प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव। ये CAP कैप की जनरली ट्रिक होती है, बेसिकली CAP। ठीक है, अब इसमें भी कंक्लूजन देता हूं। सी का मतलब आपका क्या हो गया बच्चों? कंजंक्शन। ए का मतलब आपका आर्टिकल और एडजेक्टिव, आर्टिकल और एडजेक्टिव। और पी का मतलब आपका हो गया प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। ठीक है, ये आपका पैराजिम्बल सॉल्व करने की ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक होती है। अब ये 5 में भी आपको ना 2 चीजें बेसिकली याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी 2 बातें, एक आपका एडजेक्टिव और एक आपका प्रोनाउन। अगर आपको पता है कि एडजेक्टिव के अंदर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं बस। अगर आपका ये क्लियरिफाई है, क्लियरिटी अच्छी है, तो आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, दिस, दैट, दीज, दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे ज्यादा हेल्प करता है। चलो करके दिखाता हूं आपको। जैसे आपके सामने ये हमने क्वेश्चन दिया पहला, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी इसको हमें करना है। अब पहली नजर में क्या होता है कि बच्चे बड़ा घबरा जाते हैं क्वेश्चन देखते ही, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, पूरा का पूरा स्क्रीन घिर गया। अब सच बताऊं, SSC वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना इस समय, या फिर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देख लिया उन्होंने, सीधा क्या करेंगे, आगे बढ़ाओ भैया, आगे बढ़ाओ, ये क्वेश्चन हमसे ना होगा। क्योंकि उनके लिए ये टफेस्ट माना जाता है, SSC वगैरह में ये टफेस्ट माना जाता है। और बैंकिंग में यही से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो और ऐसा क्वेश्चन देख करके आगे स्किप करने का सोचते हो कि आगे बढ़ाओ भैया, तो बैंकिंग का सपना देखना छोड़ दो। बैंकिंग अगर करनी है, बैंकिंग की जॉब पानी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। मुश्किल देखने में लग रहे हैं, है बहुत आसान, सच बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, ये देखने में मुश्किल लग रहे हैं, है बहुत आसान। करके दिखाऊंगा भी, आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। करके देखें, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप ये वीडियो काफी टाइम बाद देख रहे होंगे, हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को अभी 2 दिन बाद देख ले, जिस दिन अपलोड करूं, हो सकता है कोई बच्चा 1 साल बाद देखे। तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को 5 साल बाद भी देख रहे हो ना, तो भी आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाए। बस मेरी एक गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखो, और साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आए, मेरी क्वालिटी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और रोज़ सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की मेरी क्लास होती है बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, तो सारे बच्चे उसमें ज़रूर आना। अब ध्यान से सुनो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द ग्रुप डिज़ायर टू इनहेंस द लर्निंग। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों द ग्रुप लिखा हुआ है, द ग्रुप डिजायर टू इनहेंस, यानी कि उन्होंने डिजायर किया, उस ग्रुप ने डिजायर किया टू इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल विद एन इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूज्ड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। यानी कि उस ग्रुप ने ये डिजायर किया। अब देखो ग्रुप से पहले आपका द लिखा है। अब आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट होता है ए एन दा का, कि डायरेक्ट जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। अगर आपने कभी भी आर्टिकल पढ़ा है मुझसे या चाहे किसी भी टीचर से, तो आपको ये बात जरूर पढ़ाई गई होगी कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो तब लगाया जाता है जब इनडेफिनेट की बात आगे बोल दी गई होती है, तो डेफिनेट आ जाता है। यानी कि पहले हमेशा ए और एन इसको लगाया जाता है, उसके बाद दा का यूज होता है। तो अभी यहाँ पे हमारा सीधा दा तो नहीं लगाएंगे, छोड़े अभी इसको, इससे शुरुआत अभी हमें नहीं करनी है, इसको अभी रोक के रखते हैं। यहाँ पे देखो देन लिखा है, देन द टीचर। देन से कभी क्या हमने कभी देखा है आपने सेंटेंस शुरू होते हुए? कभी नहीं।
तो हम देन से भी शुरू नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको। एजुकेटेड डिसाइडेड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर ऑल एलुमनाई, एलुमनाई का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी के स्टूडेंट, व्हेन दे फाउंड एजुकेटेड टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2009। यहां से पॉसिबल है कि शुरू हो सकता है, 1 मिनट के लिए रोकते हैं इसको। दे कैन इवन टेक टेस्ट। अच्छा बच्चों ये बताइए, ये जो दे लिखा है ये नाउन या प्रोनाउन? ऑब्वियसली प्रोनाउन है, ये तो आप सब जानते हैं। ये दे जो है ये एक प्रोनाउन होता है। अब ग्रामर में पहले हम नाउन को बिठाते हैं या पहले प्रोनाउन को बिठाते हैं? ऑब्वियसली पहले नाउन आता है, उसके बाद ही प्रोनाउन का यूज होगा। इससे शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका दे लिखा और दे एक प्रोनाउन होता है। छोड़ दो इसको भी छोड़ दिया था। विथ दिस डिजायर, अब बेटा ध्यान से देखो, आपके पास एक शब्द लिखा है दिस डिजायर। इस डिजायर के साथ दिस, इसका मतलब ये है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस। इसका मतलब ये है कि हमने इस डिजायर के बारे में पहले बोल दिया होगा, तब कह रहे हैं कि इस डिजायर के साथ उन्होंने ऐसा ऐसा किया। एक बात हिंट ले रहे हो, ये रहा, उन्होंने डिज़ायर किया था कि वो एक ऐसा स्कूलिंग मीडियम बनाए डिजिटल का कि बच्चा घर के अंदर रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे रोड पे रहे, चाहे कहीं रहे, अपने बुक्स को फ़ोन में टैब में अपना कंट्रोल कर सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिज़ायर था उनका, और इस डिज़ायर के साथ उन्होंने सोल्यूशन भी क्रिएट किया। यानी कि हमें ये कंफर्म है कि ए के बाद ये आएगा, ये तो श्योर हो गया पक्का। ठीक है, अच्छा अब मैकेनिक वर्क्स ऑन मोटर, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ए एन की बात आ गई, इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया, इसका मतलब यहाँ से पॉसिबल है शुरू होगा। पढ़ के देखते हैं एक बार। अब मैकेनिक वर्क्स ऑन मोटर, एक मैकेनिक मोटर पे काम करता है। अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर, अकाउंटेंट उसके पास कंप्यूटर होता है। सेम टू सेम लाइकवाइज इफ अ स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन अ मशीन और डिवाइस व्हाट शुड इट बी कॉल्ड। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट को भी अगर डिवाइस वगैरह पे काम करना हो आगे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो है एक इंट्रोडक्शन दे दिया इसने, और उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा इसका कि एक ग्रुप है, एजुकेटेड डिसाइडेड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर, ये वाला ग्रुप जहाँ पे इसकी बात हुई थी। ठीक है, जो कि आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फाउंड किया एजुकेटेड टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2009। हम कह सकते हैं ये था नंबर 1, और उसके बाद ये आया आपका नंबर 2, और उसके बाद उन्होंने, यानी कि वो जो उनका ग्रुप था, ठीक है, तो उनके ग्रुप ने डिजायर किया टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल विद एन इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम दे कुड यूज टू विद इन आउटसाइड द क्लासरूम। यानी उन्होंने डिजायर किया कि यार हम कुछ ऐसा बनाएं कि बच्चों को पढ़ना बड़ा आसान और अच्छा लगने लग जाए, मतलब आराम से वो इसको लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके। ये आपका बन गया नंबर 3। अच्छा, उसके बाद देन द टीचर एक्ट, नहीं अभी टीचर एक्ट नहीं करेगा, अभी इससे पहले दूसरी बात होगी कि विद दिस डिजायर दे क्रिएटेड अ सोल्यूशन। उन्होंने इस डिजायर के साथ एक सोल्यूशन बनाया दैट डिजिटाइजेज स्कूल टेक्स्ट बुक एंड अदर लर्निंग मटेरियल। यानी उन्होंने लर्निंग मटेरियल्स को डिजिटाइज कर दिया, यानी डिजिटल मीडियम में डाल दिया, सो दैट स्टूडेंट नो लॉन्गर नीड टू कैरी एज मैनी बुक टू स्कूल एंड बैक एज बिफोर। यानी अब उनको भारी भरकम बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है, बट कैन एक्सेस देयर स्टडी मटेरियल ऑन देयर टच स्क्रीन टैबलेट। यानी कि वो टच स्क्रीन टैबलेट पे ही सारा का सारा काम कर सकते हैं। ये आपका बन गया नंबर 4। उसके बाद देन द टीचर, अभी टीचर की बात नहीं आएगी, दे कैन इवन टेक टेस्ट। दे कैन का मतलब कौन, स्टूडेंट की बात हो रही है कि स्टूडेंट जो है दे कैन इवन टेक टेस्ट। आप सोच रहे होंगे सर टेक क्यों आया, स्टूडेंट है तो गिव आना चाहिए ना। नहीं बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो आज सीख लो, स्टूडेंट की तरफ से हमेशा टेक होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग टेस्ट। टेकिंग टेस्ट यानी कि बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों के लिए टेक होगा और टीचरों के लिए गिव होगा। याद रखना, किस किस ने नया सीखा कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, तो दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट देम डिजिटली यूजिंग द सेम टैबलेट एंड द टीचर इन टर्न कैन डाउनलोड द टेस्ट यूजिंग द कंपनीज क्लाउड सर्विस। यानी कि वो जो है उसको टेस्ट वगैरह ऑनलाइन दे सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। देन द टीचर एक्ट ऑन डाउनलोड डेटा रेदर देन कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब टीचर जो है वो डेटा को डाउनलोड करेगा और वहीं से वो चेक कर सकता है और अपना टाइम वगैरह बचा सकता है। ठीक है, ये आपका बन गया नंबर 5। ठीक है, यानी कि 5 नहीं सॉरी नंबर 6, ये आपका बन गया पेयर ऐसा। तो हम इसको अगर कंप्लीट पेयर देखें तो इसका फिर कुछ इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले आपका था एफ, यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहले आपका आया एफ फॉर फिश। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड आया आपका सी फॉर कैट। थर्ड नंबर आया आपका सबसे ऊपर लिखा है ए फॉर एप्पल। 4 आपका कहां लिखा है ई फॉर एलिफेंट। 5 आपका है डी फॉर दिल्ली, और 6 नंबर है आपका बी फॉर बॉम्बे। एफ सी ए ई डी बी, क्या आया एफ सी ए ई डी बी, एफ सी ए ई डी बी। अब एक बार चेक करते हैं, एफ सी ए ई डी बी, एफ सी ए ई डी बी। तो फर्स्ट की बात थी, फर्स्ट आपका एफ है, उसके बाद यहाँ थर्ड की बात है, थर्ड है आपका ए। एफ और ए चेक करके देख लेते हैं,
एफ और ए आ गया, बिल्कुल, FCAEDB, FCAEDB। 6 की बात है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, B फॉर बॉम्बे आ गया आपका, ठीक है। फोर्थ 1 2 3 4, 4 है आपका, E फॉर एलिफेंट, ये लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं, B और E आना चाहिए, B और E आ गया। अगला FCAEDB, फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ है आपका D और सेकंड है आपका C, तो D और C बनना चाहिए आपका आंसर, D और C ये आपका आ गया, देखिए D और C आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमें करना होता है, मतलब अगर एक पेयर भी गलत हुआ, एक टर्म भी गलत हुआ, तो आपका कम से कम 2 मार्क्स कटेगा, पक्का है। एक टर्म भी गलत हुआ तो जाहिर है कि उसकी जगह पे दूसरा लिखा होगा, तो दूसरे की जगह पे भी तीसरा कुछ और लिखा होगा, तो एक गलती और आपका मार्क्स गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना होता है। चलो और करते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है करने में, इसको करते हैं अब जरा, ठीक है। यहां पे अब ये हमारे पास आता है क्वेश्चन। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा एक सेट, फिर एक आपको दूंगा, फिर एक सेट मैं करूंगा, एक सेट आपको दूंगा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अपने आप एक बार करके बताना मुझे सही पेयर। इसी वीडियो के ऑफलाइन में कमेंट करके ये बताना, ऐसे करके लिखना, सेट नंबर 2 है ना, हाँ ऐसे लिखना, दिस इज माई होमवर्क। पहले तो आपको जो भी लिखना है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, आपका जो भी अगर तारीफ करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छी लगी क्लास तो कमेंट करना अपना, पहले जो भी कॉम्प्लीमेंट देना है, उसके बाद दिस इज माय होमवर्क, पैराजंबल सेट नंबर 2, पैराजंबल सेट 2, और फिर आपका जो पेयर बने वो, ठीक है। इसका सही आंसर आपको PDF मिल जाएगा, तो वहां पे बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा, फिर चौथा होमवर्क, फिर पांचवा करा दूंगा, राइट। देखो अब यहां पे आपके पास लिखा है, with so many product and opportunities available in the market, it is very easy to get this planning wrong। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, यहां पे एक शब्द लिखा है this, क्या लिखा है this। अब आप सब जानते हैं कि this एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, this that these those। अगर आपने प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी है, एडजेक्टिव की क्लास नहीं देखी है, तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फाउंडेशन की मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक बार गो थ्रू कर लेना, बस ये 2 टॉपिक, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, बस अच्छे से, काफी फायदा मिलेगा। तो दिस प्लानिंग रॉन्ग लिखा है, दिस आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सी प्लानिंग, कौन सी पहले बतानी पड़ेगी ना, ये रही प्लानिंग, देयरफॉर इज इंपेरेटिव, ये वाली प्लानिंग की बात है, यानी इससे शुरू नहीं कर सकते हम अभी, ठीक है। तीसरा, व्हाट अमाउंट विल वी नीड एंड व्हेन विल वी नीड इट, हमें कितने की जरूरत है और कब जरूरत है, इससे स्टार्ट मत करो। मोस्ट ऑफ अस वुड पुट आवर चिल्ड्रन एजुकेशन अबव एनी अदर प्रायोरिटी, यानी हम में से जो मैक्सिमम लोग होते हैं अपने बच्चों की, यानी कि जो हमारे एजुकेशन होते हैं, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर हम हमेशा पैसा खर्च करते हैं, उसको हम हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसी और की प्रायोरिटी से ऊपर। अच्छा पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, मैं साइड हो रहा हूँ, 30 सेकंड है आपके पास, आपको जो भी ठीक लगता हो आप एक बार ट्राई करके देखना, उसके बाद फिर मैं जब बताऊंगा साथ साथ में, तो आपको पढ़ने में भी आसान रहेगा। इससे क्या रहेगा ना कि आपको टाइम का टाइम मिल जाएगा, तो आपके पास समय रहेगा कि जब मैं चीजें रिलेट करूं तो आपको समझ में आए। वीडियो पॉज कर लेना। चलिए वीडियो पॉज करके, उम्मीद है आपने देखा होगा अच्छे से, आप ध्यान से समझो इस चीज को। अभी यहां पे हमने क्या कहा कि इससे शुरू कर नहीं सकते, दिस लिखा हुआ था, यहां पे प्लानिंग देयरफॉर इज इंपेरेटिव एंड शुड बी अर्ली एज पॉसिबल, कौन सी प्लानिंग अभी भी नहीं बताया। यहां पे था मोस्ट ऑफ अस, यानी हम में से मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन को किसी और प्रायोरिटी से हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, कोई प्रायोरिटी मैटर नहीं करती है, पहले स्टूडेंट बच्चों की एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन बाय आस्किंग 2 क्वेश्चन। ये आपका पहले नंबर 1 बन गया, यानी कि हमें बच्चों की पढ़ाई पहले जरूरी है। प्लानिंग देयरफॉर इज इंपेरेटिव एंड शुड बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल, और इसको जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा बन गया नंबर 2। उसके बाद विथ सो मेनी प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट इट इज वेरी इजी टू गेट दिस प्लानिंग रॉन्ग, ये रहा आपका, मैंने कहा था ना इसके जस्ट बाद आएगा, राइट। और उसके बाद व्हाट अमाउंट विल बी नीड एंड व्हेन विल बी नीड इट, ध्यान से देखो एक चीज। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन बाय आस्किंग
टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम इसको जानते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? वो ये वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि पहले आ जाएगा हमारा नंबर 4 यहाँ, और उसके बाद आ जाएगा नंबर 5। तो हम इसका पेयर अगर पूरा प्रॉपर देखें और समझें तो इसके साथ हमारा पेयर ऐसा कुछ बन गया। सबसे पहले आपका डी आ गया, फिर सेकेंड नंबर की बात करते हैं, बी आ गया, फिर ए, फिर आपका ई, लास्ट में सी, डी बी ए ई सी। क्या आया पेयर आपका? तो डी बी ए ई सी, डी बी ए ई सी। चेक कर लें एक बार, तो डी बी ए ई सी, डी बी ए ई सी। सेकंड की बात कर रहे थे बाबू, तो डी बी ए ई सी, तो सेकंड है आपका बी फॉर बॉम्बे। फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ है आपका सी फॉर कैट। तो यहाँ पे बी और सी चेक कर लेते हैं, बी एंड सी होना चाहिए। यस सर, हो गया। उसके बाद और आगे चलो, हाँ, तो डी बी ए ई सी फर्स्ट की बात कर रहे थे, तो डी बी ए ई सी फर्स्ट है आपका बाबू डी फॉर दिल्ली, ये रहा। थर्ड है आपका ए फॉर एप्पल, ये रहा। तो डी एंड ए चेक कर लेते हैं एक बार, तो डी एंड ए। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो डी बी ए ई सी, तो फोर्थ क्या था? डी बी ए ई फॉर एलिफेंट। तो आपका ई फॉर एलिफेंट कहाँ लिखा? सी पे लिखा हुआ, ये आपका आ गया। तो यानी आप इस तरीके से जब पेयर बनाएंगे ना, बहुत आसानी से आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला एक काम करो, ये भी बड़ा आसान है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब पहला मैंने कराया, दूसरा होमवर्क, तीसरा मैंने कराया, चौथा होमवर्क। ये लो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 एंड 3 ले लिया। चलो शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से आपको ये करना होता है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाला, ये वाला मैं करा देता हूं। ठीक है, 3 मैं करा रहा हूं, 5 में से 2 आपको होमवर्क दिए, 3 मैं करा दूंगा, 2 होमवर्क आपके लिए। ठीक है। अब जैसे यहां लिखा है, द वुड कटर थैंकफुली ब्रोक ऑफ फ्रॉम वर्क। ध्यान से देखना, द वुड कटर थैंकफुली ब्रोक ऑफ फ्रॉम वर्क एंड सेट डाउन टू ईट द डिलीशियस मील दैट हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम। द वुड कटर लिखा है, अभी आपके पास द से स्टार्ट मत करो, पहले इंट्रोडक्शन के लिए ए या एन को ढूंढो, है क्या कहीं? ही वॉज इन अ गुड मूड, फिर आपका ये प्रोनाउन आया, अभी प्रोनाउन से स्टार्ट मत करो। आफ्टर ही हैड, फिर ही आया। द आर पास्ट एंड सन बिकम हॉटर देन एवर, कुछ समय और बीतता है और सन पहले से ज्यादा हॉट हो जाता है, यानी सुबह से दोपहर की बात बता रहा है। वन हॉट समर मॉर्निंग अ वुड कटर वॉज हार्ड एट वर्क, अ वुड कटर। और दूसरी बात, वन हॉट समर मॉर्निंग, जैसे आता है ना वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, इस तरीके का कुछ भी आता है वन से कभी भी, तो समझ लेना वही आपका ओपनिंग सेंटेंस है। तो कह सकते हैं कि यहीं से आपका सेंटेंस शुरू होता है, ओपनिंग सेंटेंस आपका यही होता है। ठीक है। तो ये आपका बन गया नंबर 1, और क्योंकि एज इट इज नियर आफ्टरनून लिखा है तो इससे भी मत करो, तो ये आपका बन गया नंबर 1। तो वन हॉट समर मॉर्निंग अ वुड कटर वॉज हार्ड एट वर्क चॉपिंग वुड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट ही कुड सेल देम इन द मार्केट, कि वो जाए और मार्केट में उसको क्या कर सके? सेल आउट कर सके। अच्छा, उसके बाद और आगे चलो, तो आफ्टर ही हैड इटन हिज मील, मील बाद में खाएगा, पहले मील आएगा, उसकी वाइफ भेजेगी, फिर वो खाएगा अभी। अच्छा, यहां एक चीज देखो, दैट लिखा हुआ है, दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग, उस पर्टिकुलर मॉर्निंग के टाइम में जो है वो बड़े अच्छे मूड में था। किस मॉर्निंग में? वन हॉट समर मॉर्निंग, यानी उस मॉर्निंग में वो बड़े ही क्या था? अच्छे मूड में था। एंड स्टार्टेड सिंगिंग एज ही स्विंग, यानी कि बड़े ही अच्छे से वो गाना गाते हुए काम कर रहा है। अब हुआ क्या कि द आर पास्ट सन बिकेम हॉटर देन एवर, अब दोपहर का समय हो गया, अब काफी वो थक गया बेचारा, पसीने वगैरह आने लग गए उसके। ये आपका बन गया नंबर 3। उसके बाद क्या होता है कि एज इट इज नियर आफ्टरनून हिज वाइफ सेंट देयर लिटिल सन टू हिम विथ फूड फॉर द आफ्टरनून, यानी उसकी वाइफ खाना लेकर के भेजती है बेटे को कि जाओ और पापा को खाना दे करके आ जाओ, बन गया नंबर 4। उसके बाद द वुडकटर थैंकफुली ब्रोक ऑफ फ्रॉम वर्क, यानी कि काम को उसने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, एंड सेट डाउन टू ईट द डिलीशियस मील दैट हिज वाइफ सेंट फॉर हिम, यानी कि अब वो बैठ के खाना खाने लगा। और उसके बाद जब उसने खाना खा लिया, आफ्टर ही हैड ईटन हिज मील टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल द वुडकटर गॉट बैक टू वर्क, अब उसके बाद वो काम पे वापस लग गया। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो पेयर आपका जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। सबसे पहले आपका ई फॉर एलिफेंट, ये, फिर उसके बाद बी, थर्ड नंबर आपका डी फॉर दिल्ली, 4 आपका बाबू एफ फॉर फिश, 5 नंबर आपका आया ए फॉर एप्पल, और 6 आ गया आपका सी। ठीक है। तो क्या आया पूरा पेयर? ई बी डी एफ ए सी। क्या आया आपका? ई बी डी एफ ए सी। ई, फिर आपका सेकंड बी, फिर आपका थर्ड नंबर पे है डी, सॉरी डी कहाँ, ये रहा थर्ड डी, फिर एफ, फिर ए, और फिर आपका लास्ट में सी। ई बी डी एफ ए सी, ई बी डी एफ ए सी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ई बी डी एफ ए सी, ई बी डी एफ ए सी, फोर्थ है, 1 2 3 4, 4 आपका एफ होना चाहिए। चेक कर लिया एक बार? यस। फर्स्ट है आपका ई, तो आपका एफ और ई आना चाहिए।
एफ और ई आ गया। फिर अगले की बात करते हैं, ई बी डी एफ ए सी, ई बी डी एफ ए सी सेकेंड है आपका बी फॉर बॉम्बे, और लास्ट है आपका सी फॉर कैट। तो आपका बी सी आना चाहिए, बी एंड सी, ये सर आ गया बी एंड सी। उसके बाद फिर अगले की बात करते हैं, ई बी डी एफ ए सी थर्ड, 1 2 3, थर्ड है आपका डी, और फिफ्थ है आपका ए फॉर एप्पल। तो डी के साथ आपका ए आना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, डी और ए आ गया, यस सर। तो इस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं बाबू। तो अगर ऐसे आप करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में टाइम बचा के। यहाँ तो मैं आपको पढ़ाते हुए चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ, और थोड़ी वाकई में तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी आप जानते हैं, और ऐसे में वायरल फीवर और खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली है, ठीक है। तो इसलिए भी काफ़ी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। बाकी आप लोग जो है अगर मेरे से पहले से पढ़ रहे हो और स्टूडेंट रहे हो आप लोग मेरे, तो आप मेरा पढ़ाने का तरीका जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं रोज़ सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेकर के आता हूँ, उस क्लास में ज़रूर आओ। और अगर आप ऐसे हो स्टूडेंट जो मतलब आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, आगे बहुत सारे और एग्जाम्स बैंक में आने वाले हैं, उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि सुबह 8 बजे वाली एडिटोरियल की क्लास चाहे मेरे से ही नहीं कहीं और पसंद आती है वहाँ लो, कहीं से भी लो, लेकिन अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो एडिटोरियल की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, ये 2 क्लासेस ज़रूर आप लेते रहिए लगातार लगातार। कम से कम 3 से 4 महीना अगर आपने एडिटोरियल रेगुलर होकर के ले लिया, चाहे कहीं से लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे से ही लो, कहीं से भी लो, लेकिन ये 2 क्लासेस करंट अफेयर की और एडिटोरियल की लगातार अगर आपने ले ली कहीं से भी, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन, पैराजिम्बल, क्लोज टेस्ट आप एडिटोरियल की क्लास से ही करना आपको आ जाएगा। क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में कहाँ से आते हैं आरसी, कहाँ से पूछे जाते हैं, एडिटोरियल से ही तो आते हैं, ठीक है। पैराजंबल वगैरह कैसे सॉल्व करने आएंगे, जब आपको वोकैब का ज्ञान अच्छा हो जाएगा, जब आपको कंजंक्शन पकड़ने आ जाएंगे, जब आपका थोड़ा सा रीडिंग स्किल मजबूत हो जाएगा, समझे आप बात को। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ खैर आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको ज़रूर करना। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो कैसे करोगे, सबसे पहले हमारे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फिर फ्री कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ पे जाकर के बैंक फाउंडेशन पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम लिखा हुआ है, यहाँ इस टेलीग्राम पे क्लिक करके आप एक ग्रुप में जुड़ जाओगे, और उस ग्रुप में एडमिन में जाकर के आप देखना मेरा नाम मिलेगा आपको, ठीक है। सारे टीचर्स वहाँ पे एडमिन हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के देख लेना, वहाँ से आप मेरे को मैसेज करके जो भी पीडीएफ चाहिए वो भी ले सकते हो, अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। ऑल दो आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है इसी में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश वाला पार्ट देख लेना वहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ अगर आप लोग मेरे पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो, और अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट भी देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप इस बैच को ले सकते हो, जितनी क्लासेस निकल गई वो रिकॉर्डेड, बाकी आप लाइव ले सकते हो 1199 रुपये में SBI फाउंडेशन बैच। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाता हूँ, डिस्क्रिप्टिव बोले तो आपका एसे, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इस क्लास को यहाँ करता हूँ समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।